नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। मेरा आज का विषय है मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का वर्णन किया है। इस पुस्तक के माध्यम से मार्क्स ने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार से पूंजीपति वर्ग संपत्ति इकट्ठा करता है और मजदूरों का शोषण करता है। मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत एक राजनीतिक सिद्धांत है जिसमें उसने अर्थ अथवा पूंजी को अत्यधिक महत्व दिया है। मार्क्स ने वस्तु के दो प्रकार के मूल्यों का वर्णन किया है। एक मूल्य उपयोगी मूल्य होता है और दूसरा मूल्य विनिमय मूल्य होता है। उपयोगी मूल्य किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य होता है जिसमें वस्तु के कच्चे माल का मूल्य और मजदूरी शामिल होती है। विनिमय मूल्य और वह मूल्य होता है जिस पर वस्तु उपभोक्ता को बेची जाती है। मार्क्स का कहना है कि उपयोगी मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच में जो अंतर होता है उसे अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। इस अतिरिक्त मूल्य को वो व्यक्ति अपने पास रखता है जिसका उत्पादन के साधन पर नियंत्रण होता है। उदाहरण के तौर पर एक मेज में लकड़ी की कीमत 20 रुपये है और उसको बनवाने के लिए 10 रुपये मजदूरी दी गई है। इसमें मशीन की लागत 5 रुपये और पूंजी का ब्याज 2 रुपये, तो इस वस्तु को उपयोगी मूल्य 37 रुपये माना जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने लकड़ी खरीदी, मजदूर बनाई, अपनी मशीन स्थापित की और इसमें पूंजी लगाई, अगर वो व्यक्ति इसे उपभोक्ता को 50 रुपये में बेचता है तो इसमें 13 रुपये अतिरिक्त मूल्य है। उसे जहां केवल मशीन और पूंजी के कारण 7 रुपये का लाभ लेना चाहिए था, उसने 20 रुपये का लाभ कमाया। मार्क्स का कहना है कि इस प्रकार के अतिरिक्त मूल्य का लाभ वो स्वयं खा जाता है और मजदूर को इसमें से कुछ भी नहीं देता। यह अतिरिक्त मूल्य का पूंजीवाद का आधार है। मार्क्स का क्रांति का सिद्धांत। मार्क्स का संपूर्ण चिंतन समाजवादी क्रांति की दृष्टि से लिखा गया है। मार्क्स ने क्रांति के संबंध में विस्तार से चर्चा की है। उसने क्रांति को संक्रमण की संज्ञा दी है जो पूंजीवाद समाज और साम्यवाद समाज के मध्य का काल है। उसका कथन है कि पूंजीवाद तथा साम्यवाद समाज के बीच में एक दूसरे में परिवर्तन होने के क्रांतिकारी काल रहा है। इसी किस्म एक राजनीतिक संक्रमण काल भी होता है जो केवल क्रांतिकारी स्वभाव वर्ग के दुर्गुणवत्ता ही हो सकता है। मार्क्स ने संपूर्ण इतिहास 6 भागों में बांटा है। पूर्ण साम्यवाद अवस्था, दास अवस्था, सामंती अवस्था, पूंजीवाद अवस्था, सरबराह वर्ग की तानाशाही, वर्ग विहीन समाज। मार्क्स इतिहास की 5वीं एवं 6ठी अवस्थाओं को क्रांति की 2 अवस्थाओं के रूप में व्यक्त करता है। मार्क्स ने अपने राजनीतिक चिंतन में यह बताने का प्रयास किया है कि राज्य कैसा था, कैसा है तथा भविष्य में राज्य का क्या होगा। मार्क्स राज्य के अंत की घोषणा करते हुए कहता है कि राज्य को समाप्त नहीं किया जाता अपितु यह समाप्त हो जाता है। मार्क्स का विचार है क्रांति अचानक भी हो सकती है तथा ये विकास का परिणाम भी हो सकती है। यह निर्भर करता है कि परिस्थितियां कैसी हैं। उसका कथन है कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए ये परिस्थितियां समय समय पर अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती हैं। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि मार्क्स का अंतिम लक्ष्य सरकार का अधिनायक तंत्र स्थापित करके राज्य को एक यंत्र की भांति प्रयोग करना है जिससे कि पूंजीवाद को समाप्त किया जा सके। लेनिन का कथन है सर्वहारा तानाशाही सर्वहार क्रांति का यंत्र है। इसका अंग है कि इसके साथ एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। मार्क्स ने अपनी पुस्तक समाजवादी घोषणा पत्र में कहा कि श्रमिक वर्ग द्वारा क्रांति में पहले कदम मजदूर वर्ग को शासक के पद पर स्थापित करना व लोकतंत्र के युद्ध को जीतना है। क्रांति की अवस्था में सबतम छोटा मजदूर का अंत हो जाएगा और उसका सरबराह वर्ग के साथ जोड़ लेंगे। सरबराह वर्ग संगठित होकर अपनी राजनीतिक दल स्थापित करेगा। लक्ष्यों को समाप्त कर उद्देश्य से आय में भागे कर लगाए जाएंगे। मार्क्स का विचार है कि पूंजीवाद का अवस्था स्थायी नहीं है। पूंजीवाद में अनेक विरोधी तत्वों का समावेश देखने को मिलता है। पूंजीवाद के अंत के बाद की अवस्था आएगी और पूंजीवाद में हमें प्रतियोगिता देखने को मिलती है। इसका परिणाम यह होता है कि पूंजी छोटे हाथों से निकलकर बड़े और कुछ हाथों में केंद्रित हो जाती है जिनके हाथों में पूंजी बाहर हो जाती है। पूंजीवाद अवस्था का उदय उत्पादक साधनों में परिवर्तन का परिणाम स्वरूप हुआ है। जब व्यक्ति का स्थान मशीनों ने ले लिया तो तुष्टिकरण हुआ और ये नए वर्ग अस्तित्व में आए, एक पूंजीवादी वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग। धन्यवाद दोस्तों, आपका धन्यवाद।